11 अगस्त के 4 एडिटोरियल्स हैं, 2 हिंदू के और 2 एक्सप्रेस के। पहले समरी देखेंगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फटाफट एकदम। पहले एडिटोरियल है इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश इन इंडिया अ लैंग्वेज दैट हैज अर्नड इट्स प्लेस। ठीक, तो इसमें दिया हुआ है कि 19th सेंचुरी में इंडियंस ने इंग्लिश को अडॉप्ट करना शुरू किया एंड हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स ने इंग्लिश को यूज किया इंडिया के आइडियाज को, इंडिया की सफरिंग को, इंडिया के पर्सपेक्टिव को दुनिया तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि बाहर के लोग तो इंग्लिश पढ़ते थे, तो उन्होंने इंग्लिश का ही इस्तेमाल किया हमारी आवाज को बाहर पहुंचाने के लिए एंड इकोनॉमिक ड्रेन थियरी लिखी, एक्सपोज किया। ठीक है ना, तो एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे। तो बाहर के लोगों को कैसे पता चलेगा इंडिया में क्या चल रहा है? जब इंग्लिश में बताओगे तभी तो चलेगा ना। अब अंग्रेज तो लिखेंगे नहीं इंग्लिश के अंदर, हमें लिखना पड़ेगा, राइट? तो ये पहली बात ये हो गई। एंड दूसरा ये भी था कि जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और जितनी साइंटिफिक डिस्कवरीज बाहर हो रही थी, ठीक है ना, तो वो भी इंडिया में इंग्लिश के थ्रू ही आई फिर। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसेंसस, तो इंडिपेंडेंस के बाद हमने सोचा कि हमें कैसी इंग्लिश यूज, मतलब इंग्लिश यूज करनी है, हिंदी यूज करनी है, क्या यूज करना है। तो उसमें कंसेंसस बना कि ठीक है, हिंदी को आप एक ऑफिशियल लैंग्वेज मान लो, लेकिन इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज मानना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश बाहर हर जगह यूज हो रही है, तो अल्टीमेटली आपको यूज करना ही है उसको। ठीक है ना, इट्स अ गुड ब्रिज लैंग्वेज। एंड इंडिया की अपनी ही अलग एक लिंगो टाइप में बन गई है, इंडियन इंग्लिश जिसको बोलते हैं। तो उसमें इंडिया की बहुत सारी वोकैबुलरी और इडियम्स वगैरह आते हैं। तो करंटली इंडिया में बहुत सारे इंग्लिश स्पीकर्स हैं, राइट? एंड इट इज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जितने भी स्कूल में तो फिर भी लोग अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं, लेकिन जितनी हायर एजुकेशन है, ठीक है, आईआईटीज, आईआईएम्स, मेडिकल एजुकेशन, तो मोस्टली वहाँ पे इंग्लिश ही यूज होती है। क्योंकि जब नौकरी करनी है, तो नौकरी में इंडिया को 1990s के बाद, 1991 के रिफॉर्म्स के बाद इतनी सारी जॉब्स आई, सर्विस सेक्टर ने इतना ग्रो किया। क्यों किया? क्योंकि बाहर से हमें काम मिला, है ना। अब बाहर से इतना सारा काम क्यों मिल रहा था? क्योंकि हमें इंग्लिश आती थी। इंग्लिश नहीं आती अगर मान लो इंडियंस को, तो क्या वो आईटी रेवोल्यूशन कभी हो पाता? नहीं हो पाता ना। ठीक, तो इंग्लिश सीखने का ये मतलब नहीं है कि आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, दोनों सीख लो। सरकार तो कह रही है आपको तीन तीन चार चार लैंग्वेजेस आनी चाहिए, बच्चों को 3 लैंग्वेज फॉर्मलेस जबरदस्ती 3 3 लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है। तो 2 लैंग्वेज सीखने में क्या दिक्कत है? जो आपकी नेटिव है उसको जरूर प्रमोट करो, लेकिन साथ में इंग्लिश भी सीख लो। ये आर्टिकल की समरी थी। अब क्वेश्चन किस हिसाब से आ सकता है कि वाइल इंग्लिश सर्व्स एज अ व्हीकल फॉर अपवर्ड सोशल मोबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट, इंग्लिश से बहुत फायदा होता है, लेकिन अनइक्वल एक्सेस की वजह से सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड्स बने रहते हैं। क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। क्वेश्चन क्या ये कह रहा है कि इंग्लिश खराब है? नहीं, वो ये कह रहा है कि इंग्लिश से फायदे बहुत हैं, लेकिन क्योंकि इंग्लिश इक्वली अवेलेबल नहीं है सबको, इसकी वजह से सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड्स और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इंग्लिश आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा खोल सकता है, लेकिन उसमें घुसने की कीज वो इनइक्वालिटी की वजह से आपको नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो एक तरह से ये भी कह सकते हो कि इंग्लिश जो है वो कीज है बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को आप तक पहुंचाने के लिए। तो बेनिफिट्स क्या इंग्लिश के? आप खुद सोचो, अगर आपको इंग्लिश आएगी और आपके भाई को नहीं आती, सपोज 2 बंदे हैं घर के अंदर, एक को इंग्लिश आती है, एक को नहीं आती, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले मोबाइल यूज करोगे, वो मोबाइल नहीं यूज कर पाएगा, आप मोबाइल यूज करोगे, तो आप देखोगे दीन दुनिया में क्या चल रहा है ना। सोशल मीडिया यूज कर पाओगे, बहुत सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज यूज कर पाओगे आप। फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ, तो आप आसपास लोगों से इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करोगे। फिर आपके पास जब 12वीं पास कर लोगे, तो ऑप्शन होगा कि जो हायर एजुकेशन में जाओगे, वो हिंदी मीडियम में जाओगे हायर एजुकेशन, या इंग्लिश मीडियम में। मोस्टली हर जगह इंग्लिश मीडियम होती है, बट ऑप्शन है फिर भी। तो आप प्रेफर करोगे कि मैं हायर एजुकेशन कम से कम इंग्लिश लैंग्वेज में करूं। एंड अगर आपने हायर एजुकेशन इंग्लिश में करी, तो फिर आपको बेटर जॉब्स वगैरह मिल सकती हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। करेक्ट? इट डीपन्स इनइक्वालिटी। इंग्लिश डज नॉट डीपन इनइक्वालिटी, अनइक्वल एक्सेस टू इट डस। इंग्लिश समस्या नहीं है, उसका अनइक्वल एक्सेस है। जो एफ्लुएंट फैमिलीज होती हैं, उसमें दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा बहुत ही फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है क्या नहीं? एंड उसी हिसाब से जो इंग्लिश बढ़िया बोलता है, तो बढ़िया चीजें पढ़ता भी है। फिर उसके पेरेंट्स उसको बचपन से एंकरेज करते हैं कि बेटा अच्छी अच्छी नॉवेल्स पढ़ो और किताबें पढ़ो, और नए आइडियाज आते हैं। बाहर के फिलोसफर्स वगैरह को बच्चे शुरू में पढ़ लेते हैं, 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे, जो हम एथिक्स के फिलोसफर्स बाद में रखते हैं, उनके थॉट प्रोसेस बाद में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, रूरल अर्बन डिवाइड बहुत ज्यादा है, बिकॉज रूरल एरियाज में इतने ज्यादा इंग्लिश सीखने की अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं, एंड होती भी है तो वो बहुत टूटी फूटी इंग्लिश बोली जाती है, जिससे आप गलत चीज लर्न करते रहते हो बार बार। लैंग्वेज ट्रैप, तो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज तो अच्छी हो सकती है,
लेकिन इंग्लिश की वजह से आप अब ठीक से अपनी बात बोल नहीं सकते। एंड दूसरी बात, जो बहुत बढ़िया मटेरियल होता है, स्टडी मटेरियल, वो इंग्लिश में अवेलेबल है, तो जिसकी वजह से आप ज़्यादा अच्छी नॉलेज ले भी नहीं पाते हो, जैसे कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स को दिक्कत होती है। और क्लास डिवाइड, जो लोग फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं उनको बड़ा बड़े आदमी समझा जाता है, एंड अच्छे मतलब सोशल सर्कल्स में जा पाते हैं वो लोग, ठीक है ना। और फिर अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप बहुत अच्छे ग्लोबल कोर्सेज कर भी नहीं पाओगे, जैसे बहुत सारे मूक कोर्सेज होते हैं या बहुत बढ़िया वीडियोज होती हैं कुछ। सो सिर्फ इंडियन यूट्यूबर्स की वीडियो मत देखो, फॉरनर्स की वीडियोस देखो, उनका अलग ही थॉट प्रोसेस होता है बिल्कुल, है ना। अलग अलग कोर्सेज होते हैं। अगर आप कॉलेज अच्छा नहीं है, आपको अगर आईआईटी आईआईएम में जाने का मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं, बहुत सारी मूक्स कोर्सेज की वेबसाइट्स हैं, हार्वर्ड की भी है, एडेक्स है, एमआईटी की हैं। आप वहां पे जाके बाहर के बहुत सारे मैनेजमेंट के कोर्सेज, एमबीए कोर्सेज, वो आप कर सकते हो ऑनलाइन, उनमें से कई सारे कोर्सेज फ्री भी होते हैं। यू कैन डू दैट, बट तभी जब इंग्लिश आती हो, ठीक है। तो इंग्लिश एक टूल है, एक चाबी है, जिससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें गवर्नमेंट स्कूल्स में इंग्लिश को प्रमोट करना पड़ेगा, अच्छी इंग्लिश को, बेकार वाली नहीं, अच्छी इंग्लिश को प्रमोट करना पड़ेगा, ताकि लोग और अच्छे डिजिटल रिसोर्सेज वगैरह यूज कर पाए, ठीक है। तो इंग्लिश एक ब्रिज की तरह से है, ना कि कोई बैरियर। लेकिन हमारे होम मिनिस्टर ने रिसेंटली कहा था कि बहुत जल्द ऐसा समय आएगा, जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उन्हें शर्म आएगी अपने ऊपर। हम ऐसी सोसाइटी बना रहे हैं, और फैक्ट भी है, सरकार ऐसी सोसाइटी बना रही है। ये बात और है कि इन्हीं मंत्रियों के बच्चे सारे बाहर पढ़ रहे हैं। उनको शायद इंग्लिश नहीं आती होगी, इसलिए बाहर चले गए। दूसरा एडिटोरियल पर्सनालिटी कल्ट के ऊपर है। यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, नेहरू का और अंबेडकर का। नेहरू ने 1937 में चाणक्य के नाम से एनोनिमसली कुछ लिखा था कि मतलब लोगों को ना ज़्यादा पर्सनालिटी कल्ट में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज अगर लोग सोचेंगे कि यही यही वो बंदा है जो हमारी हर समस्या का समाधान है, तो लोग खुद काम करना फिर छोड़ देते हैं। वो कहते हैं भी ठीक है, वो बंदा है, वो सब कुछ देख लेगा, हम तो ब्लाइंडली इसी को फॉलो करेंगे। वो चीज़ बहुत गलत होती है। एंड अम्बेडकर ने भी बिल्कुल सेम चीज़ कही थी कि अगर आप भक्ति को भगवान की जगह पॉलिटिक्स में लेके आओगे, दो देखो, पॉलिटिक्स और वर्शिप मतलब रिलीजन दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। अगर आप ये भक्ति को पॉलिटिक्स में लेके आ जाओगे, तो अल्टीमेटली डेमोक्रेसी खत्म होगी, डिक्टेटरशिप आ जाएगी, ठीक है। तो आजकल क्या होता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कुछ लोग अपनी फोटोज वगैरह, मीम्स वगैरह बनाते हैं, लेजर आइड हैं, ठीक है ना, आंखों से लेजर निकलती है, हमारी पॉलिसी इतनी बढ़िया हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो इससे क्या होता है, पॉलिटिक्स एक तरह का तमाशा बन जाता है, जिस तमाशे को बस लोग देखते रहते हैं और ताली बजाते रहते हैं, खुश रहते हैं बस, चाहे घर में आग लगी हुई हो। राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस देश में क्यों बनाए गए हैं, कानून क्यों बनाया गया है, ऐसे कर दो ना कि भाई जो इलेक्शन जीतेगा वो देश पे राज करेगा, बात खत्म। इतना सिंपल सा था। इतना लंबा चौड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इतने सारे लॉज बना रहे हो, क्या जरूरत है भैया। वो बंदे को इलेक्ट कर लिया आपने, डेमोक्रेसी हो गई, इलेक्ट कर आपने कर लिया, अब वो जैसा चाहेगा रूल करेगा, काम खत्म। ऐसा नहीं होता ना, ऐसे देश बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए कानून बनाए जाते हैं, इसीलिए किसी बंदे की पूजा नहीं करी जाती है, संविधान में किसी बंदे का नाम नहीं लिखा गया इसलिए, ठीक। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि पर्सनालिटी कल्ट वीकन्स डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस को बनाने का पर्पस ही ये होता है कि किसी की तानाशाही ना हो, पावर को लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बीच में, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस इंस्टीट्यूशन में कौन बंदा कैसा आ जाएगा फ्यूचर के अंदर, है ना। तो इसीलिए पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसीलिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस का पूरा सिस्टम क्रिएट किया जाता है। पर्सनालिटी कल्ट से क्या होता है कि इलेक्शंस तो होते रहते हैं, लोगों को लगता है हाँ भाई इलेक्शन हो रहे हैं, डेमोक्रेसी है। क्यों डेमोक्रेसी? क्योंकि हम इलेक्शन करते हैं, नहीं। लेकिन अंदर से वो लोकतंत्र खोखला हो जाता है। इट वीकन्स, पर्सनालिटी कल्ट्स वीकन डेमोक्रेसी, जबकि इलेक्शंस चलते रहते हैं, ठीक है। तो आंसर में क्या लिखोगे, इसकी आप नब्ज पकड़ लोगे क्वेश्चन की, और शुरू यहीं से करोगे। क्वेश्चन को ही हमेशा रीफ्रेम करो और इंट्रोडक्शन में लिख दो, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि ये बंदा मेरी बात समझ गया है, ठीक है। तो इलेक्शन से ही सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं बनती, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए। जिसको आपने इलेक्ट किया उसकी अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर करनी होगी। अगर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं कर रहे हो तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। पर्सनालिटी कल्ट से पूरी की पूरी पॉलिटिक्स सिर्फ एक ही बंदे के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अगर आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आंसर लिखना हो ना, उसको पता है बेस्ट तरीका क्या होता है एग्जाम में, अगर पॉइंट दिमाग में ना आए तो आप किसी फेमस बंदे के बारे में सोचो एंड उसके बारे में लिख दो सारी बातें, उसका नाम मत लो। फॉर एग्जाम्पल आप हिटलर के बारे में लिखो, मतलब ऑब्वियसली, ठीक है। तो हिटलर क्या करता था, ये मैंने गूगल से पूछा कि हिटलर अपनी पर्सनालिटी कल्ट कैसे बढ़ाता था। 5 वेज इन विच हिटलर यूज पर्सनालिटी कल्ट। तो गूगल ने मेरे को बताया है कि पहली बात तो उसको भगवान की तरह दिखाया जाता था कि ये तो हमारे भगवान आए, सेठ जी आ गए, भगवान जी आ गए। दूसरा, वो बड़ी बड़ी रैली करता था। इंडिया में लोग नहीं करते हैं ऐसे, बट वो हिटलर करता था, ठीक है ना।
वैसे मैंने देखी नहीं कभी मनमोहन सिंह की जी कोई रैली, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मनमोहन सिंह ने कभी रैली नहीं करी इतनी बड़ी-बड़ी, रोड शो नहीं करते थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ इंडिया में लोग नहीं करते हैं सब, ठीक है? हिटलर मिथ में क्या होता था, देश में कुछ भी अच्छा हो जाए, वो हिटलर जी ने किया है। कोई उन्हीं की बदौलत है, उनकी पर्सनल विज़डम वो है ही इतने बढ़िया, मतलब कुछ भी हो जाए, हाँ भाई उनकी वजह से हुआ, चाहे उनको पता भी ना हो ये काम हो रहा है देश के अंदर, ठीक है? और कोई भी दिक्कत हो रही है, सिस्टम ही ऐसा है। वो ऑफिशियल्स है ना, वो ऑफिशियल्स की दिक्कत है, वो उनकी दिक्कत है। कंट्रोल मीडिया, ये तो सबसे बड़ी चीज होती है कि हर जगह बस अपना गुड़गान गवाओ, ठीक है? एंड सबसे बड़ी बात, हिटलर इज द फादर ऑफ द नेशन, तो लोगों को सिखाया गया, बच्चों को सिखाया गया। मेरे ख्याल से शायद स्कूल बुक्स भी चेंज करी गई थी कि हिटलर एक बार मगरमच्छ पढ़ के ले आया, नहीं नहीं मगरमच्छ वाली स्टोरी वहां की नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो हाउ इट वीकन्स डेमोक्रेसी, तो आपको क्या करना है, पॉइंट या तो हिटलर के बारे में सोचो, पॉइंट लिख दो, या क्या करो, इंडिया में आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना? जैसे आपने थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बना दिए, फिर फोर्थ पिलर बना दिया, तो हर ऑर्गन के बारे में लिखो, आप लिखो पार्लियामेंट के बारे में, जुडिशियरी के बारे में, फिर एग्जीक्यूटिव में, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो हम बुराई कर रहे हैं, तो हमें कौन से एग्जीक्यूटिव की बात करनी है, नॉन इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव के बारे में, यानी कि सिविल सर्विस के बारे में, ठीक है? एंड फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, मीडिया है। फिर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर की बात कर लो आप, ठीक है ना? तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हो। तो पार्लियामेंट बिकम्स रबर स्टैम्प, जो ऊपर से आदेश आए सिर्फ उस पर आपने मोहर लगानी है, पार्लियामेंट का यही काम होता है, सिर्फ उसमें डिस्कशन जैसी कोई चीज नहीं होती। जुडिशियरी, इलेक्शन कमीशन वगैरह, सिविल सर्वेंट्स फिर खुद ही चुप हो जाते हैं, कहते हैं जब लोग ही चाहते हैं कि उस बंदे की सारी बातें सुनी जाए तो हमारे बोलने का फायदा नहीं, हम बोलेंगे हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, नया बंदा आएगा वो चुप रहेगा, फिर तो चुप ही रहो, से बेटर है, लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है? लड़ते नहीं है फिर वो। मीडिया को एकदम पालतू कुत्ते की तरह टेम कर लिया जाता है, ठीक है? जो भी बंदा क्रिटिसाइज करेगा वो एंटी नेशनल होता है। पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो जाती है, एंड सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को ग्रो होने ही नहीं दिया जाता है। पहले क्या होता था, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ना कुछ होते थे, बहुत सारे ग्रुप ऑफ लीडर्स होते थे जिनसे पार्टी रिकॉग्नाइज होती थी। अब पार्टी रिकॉग्नाइज होती है सिर्फ एक बंदे के बेसिस पे, राइट? एंड रूल्स आर बेंट इन द नेम ऑफ लीडर नोज द बेस्ट। रूल्स बहुत ज्यादा चेंज होते हैं, आपको आरटीआई कहीं पे लगाना है या नहीं लगाना है उस बंदे पे डिपेंड करेगा। उसने अपना कोई फंड वंड लॉन्च किया है, वो करे इस पे आरटीआई नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी, जो उसने कह दिया और बढ़िया है बस, ठीक है? पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है, बहुत ही मतलब क्रूशल जगह है वो, वहां पे किसी तरह की फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लोगों को जाना अलाउड नहीं था, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा नेता वहां पे जाएगा, रात को जाएगा, फोटो खिंचवाएगा, कार में फोटो दिलवाएगा, तो दैट इज ओके, उसके लिए रूल्स कोई मानी नहीं रखते, ठीक है? फेलियर्स आर ऑफन ब्लेम्ड ऑन ऑफिशियल, जो आपको पहले बताया है अभी, ठीक है ना? एंड जो भी बढ़िया चीजें होती हैं वो आप उस बंदे को क्रेडिट कर देते हो, कि कभी भी कोई भी दिक्कत है तो इल्जाम उस पर्टिकुलर बंदे पे नहीं आना चाहिए। देश में आग लग जाए लेकिन उस बंदे को कुछ मत बोलो तुम। वे फॉरवर्ड क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को एंकरेज किया जाना चाहिए, एंड सबसे बड़ी बात है मीडिया की एंड सिटीजन्स की। देखो ये पॉलिटिशियंस हैं, ये तो जब तक मतलब लोग नहीं कहेंगे ये चेंज नहीं होंगे, तो हिम्मत आपको और हमें दिखानी पड़ेगी, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना? भुगतना हम ही पड़ता है, तो अगर बीमारी हमें हो रही है, दिक्कत हमें हो रही है, तो बोलना हमें पड़ेगा। तो डेमोक्रेसी नीड्स पॉपुलर लीडर्स, नॉट अनक्वेश्चनेबल रूलर्स। लीडर और रूलर में फर्क होता है, ठीक है? पॉपुलर लीडर एक ऐसा बंदा जो देश को लीड करता है, देश की सुनता है, ना कि सिर्फ अपनी अपनी बात बोल के हर संडे चला जाता है। नॉट अनक्वेश्चनेबल रूलर की उसका राज है हमारे ऊपर, भैया राज नहीं है, उसको 5 साल का ठेका दिया गया, काम कर वरना जाए यहां से, ठीक? इंस्टीट्यूशंस मस्ट रिमेन स्ट्रॉन्गर देन द पर्सनालिटी। अब इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल देख लेते हैं, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर है। तो ये एडिटोरियल क्यों आया है, क्योंकि रिसेंटली जैसे पहले आपको पता होगा कि कुछ साल पहले 2G स्कैम में क्लीन चिट मिल गई थी, ठीक है ना? अदालत ने क्या कहा था 2G स्कैम में रिसेंटली, अभी कुछ साल पहले 2000 में 18-19 के आसपास की बात है, अदालत ने कहा था कि 2G स्कैम जैसी कोई चीज हुई ही नहीं, क्योंकि मैं इतने दिन बैठा रहा कि सीबीआई आके एक सबूत तो दे दे, लेकिन सीबीआई ने नॉट अ सिंगल प्रूफ, एक भी सबूत नहीं दे पाई सीबीआई। जब भी मैं कहता था कि क्या सबूत है तो मेरे सामने न्यूज़पेपर रख दिया जाता था कि सर न्यूज़पेपर में छपा है, मैं पूछता था सीबीआई से क्या तुमने तहकीकात करी, सीबीआई कहती थी कि हाँ हमने तहकीकात करी, लेकिन ये सब सारी बातें झूठी है, हमें कोई भी सबूत नहीं मिला इन चीजों का। तो जज ने कहा कि द होल केस वॉज मेड आउट ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, कि बस लोगों को लग रहा था कि हाँ क्राइम हुआ है, स्कैम हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ था ही नहीं वहां पे ऐसा, बस अखबार में खबरें खबरें छपी जा रही थी, इन्वेस्टिगेशन क्या कुछ था ही नहीं पीछे। और ये सारी इन्वेस्टिगेशन मोदी गवर्नमेंट के दौरान हुई थी, तो मोदी गवर्नमेंट एक भी सबूत नहीं दिखा पाई सरकार जज को, ठीक है ना? और अब क्या हुआ है, अब कोल स्कैम में भी क्लीन चिट मिल गई है,
मतलब क्लीन चिट बहुत पहले मिल गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ भी क्लीन चिट है, इसमें कोई मतलब सबूत है ही नहीं एक भी परसेंट कि कुछ गलत हुआ है इसके अंदर, कि मनमोहन सिंह ने कुछ किया हो। ठीक है, तो इसलिए एडिटोरियल है। मनमोहन सिंह ने फेमसली एक बार कहा था कि मुझे बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है विच इज ओके, बट आई होप कि इतिहास में मेरे को इतना बुरा नहीं दिखाया जाएगा जितना लोग आजकल दिखा रहे हैं। ठीक है ना, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। ठीक है, तो सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिखा है कि हाँ, हिस्ट्री, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, हिस्ट्री सच में आपको इन अ काइंडर वर्जन ध्यान रखेगी। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कि इनकी काफी बड़ी अचीवमेंट्स थी, जैसे कि 2004 से 2014 के बीच में और उसके बाद में एक बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ है। डिफरेंस ये हुआ है कि पहले सरकार जितनी भी स्कीम्स लाती थी ना, उनको कानून के थ्रू लाती थी। दैट वाज अ राइट्स बेस्ड वेलफेयर अप्रोच। देखो, वेलफेयर का मतलब ये होता है कि सरकार लोगों की मदद करेगी, जनता का भला करेगी, वो होता है वेलफेयर। अब वेलफेयर को करने के दो तरीके होते हैं। भाई, आप अगर बहुत बड़े आदमी हो, आपके पास बहुत पैसा है, तो क्या करोगे? लोगों को दान दे दोगे, अपनी फोटो खिंचवाओगे, न्यूज़पेपर में डालोगे, वो एक तरीका हो गया कि हाँ जी देखो, राजा जी ने जनता को भीख दे दी। ठीक है ना, सौगात दे दी, लाभार्थी हैं सारे, वो एक वेलफेयर अप्रोच होती है। दूसरी क्या होती है कि यार, मैं इतना अमीर हूं, मेरे पास इतनी पावर है, पैसे हैं, एंड मेरे आसपास इतने गरीब लोग रह रहे हैं, उनका भी तो अधिकार है जीने का, कि वो लोग जिए आराम से, गंदगी में ना रहें, उनके बच्चे पढ़ें, अपॉर्चुनिटी मिले उनको। तो मैं काम करता हूँ अपने पैसों से ना, मतलब कुछ ऐसा करता हूँ कि स्कूल बना देता हूँ, हॉस्पिटल बना देता हूँ, या कुछ ऐसा कानून बना देता हूँ कि उन लोगों को उनका अधिकार मिले। कल को मैं रहूं या ना रहूं, मेरे बाद भी इंस्टीट्यूशंस ऐसे रहें कि लोग जाके अपना हक मांगे खुद। तो ये अप्रोच थी 2004 से 2014 के बीच में। उस समय कानून बनाए गए थे, मनरेगा स्कीम नहीं थी, सरकारी स्कीम नहीं थी। राइट टू एजुकेशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये कोई भी स्कीम नहीं है सरकार की, मनरेगा स्कीम नहीं थी। ये सारे कानून थे। सरकार किसकी भी रहे, ये लोगों का हक है, खाने का, रोटी का, आगे प्रोग्रेस करने का, फॉरेस्ट ड्वेलर्स का, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन का, तो हर चीज को उनको हक है लोगों का। तो ये अप्रोच थी। इसके बाद क्या हुआ, सारी चीजें स्कीम्स होती हैं, एंड प्रधानमंत्री हमें सौगात देते हैं कि प्रधानमंत्री ने दी इतने करोड़ों की सौगात उस फलाना इलाके के अंदर, ऐसी न्यूज आती है हमेशा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बहुत बड़ा। एक तो आर्टिकल में ये चीज है। दूसरा क्या है, इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील के बारे में दिया हुआ है, छोटा सा बहुत ही ब्रीफली मेंशन है। तो जब इंडिया ने टेस्ट वगैरह करे थे, 2 टेस्ट कर लिए थे, और उस दौरान इंडिया के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शन थी कि कोई भी देश इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या यूरेनियम वगैरह नहीं बेच सकता है। जैसी मनमोहन सिंह की सरकार आई थी, इन्होंने काफी नेगोशिएशंस 2005 में ही शुरू कर दिए थे यूएस के साथ में, एंड फाइनली 2008 में हमने इसको काफी आगे ले गए थे, एंड यूएस ने भी अग्रीमेंट वगैरह काफी आगे अपने, यूएस को जो अपने देश में कानून बदलने थे उन्होंने वो भी कानून बदल लिए थे, इसलिए उसको 1 2 3 एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, अब उस दौरान मनमोहन सिंह की सरकार गिरने वाली थी, बट वो सरकार किसी तरह से बच गई थी। ठीक है, तो आज हम जब भी कहते हैं कि किसी कंट्री से हम यूरेनियम इंपोर्ट कर पा रहे हैं, या न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हमें हेल्प मिल रही है किसी और कंट्री से, वो इसलिए मिल रही है बिकॉज मनमोहन सिंह वो कानून लाए थे, उन्होंने वो चेंजेस करे थे, अग्रीमेंट साइन किया था, एंड उस समय का ऑपोजिशन सरकार गिरा रहा था बिकॉज ये न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ था जो कि देश हित में था। तो देश हित में जो चीजें हो रही थी उसको अपोज किया जा रहा था। तो ये सब चीजें आर्टिकल के अंदर लिखी हुई है। तो यहाँ पे जो मेन मुद्दा है मेरे ख्याल से आर्टिकल का, जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो है राइट बेस्ड एम्पावरमेंट वर्सेस गिफ्ट बेस्ड वेलफेयर। जो उनको बताया कि देश लोगों का है तो लोगों का अधिकार है कि उनको रोटी, कपड़ा, मकान मिले। ये किसी राजा की सौगात नहीं है कि मैं भीख मांगनी पड़ेगी, उनका मन कर रहा है तो दे रहे हैं, नहीं मन कर रहा तो नहीं दे रहे हैं, उसको थैंक यू बोल रहे हैं। फर्क होता है मेंटेलिटी के अंदर। ये कॉलोनियल माइंडसेट है, गुलामी की मानसिकता है, ये सब गुलाम है, और ये देश के ओनर्स हैं। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन आएगा इसमें। तो आपने क्या करना है, आपने इन एक्ट्स को मेंशन करना है, आपने सिंपली मेंशन करना है। क्वेश्चन क्या हो सकता है, एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स बेस्ड वेलफेयर लेजिस्लेशन टू इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो कानूनों का नाम दे दोगे। इससे सरकार एक चैरिटी नहीं कर रही है, बल्कि लीगल राइट्स दे रही है लोगों को। फूड सिक्योरिटी एक्ट, एनएफएसए से क्या मिला, हाईली सब्सिडाइज्ड ग्रेन्स मिलते हैं लोगों को, ताकि कम से कम रोटी जरूर मिल जाए। जब बंदे को रोटी मिल जाएगी, पेट भर जाएगा, तो क्या करेगा, कम से कम कहता भाई बाहर से कुछ काम हम कर लेता हूँ। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, बेसिक लाइवलीहुड देती है। सरकार ये नहीं कहती कि पूरे साल तुम्हें काम मिलेगा, लेकिन बहुत ही मिनिमम, एक परिवार से एक बंदे को 100 दिन का काम मिल जाएगा, वो भी इतने इतने बेसिक रेट पे, क्या चला जाएगा सरकार का। और बल्कि उस लोकल इलाके में एसेट्स क्रिएट होंगे, कितनी बढ़िया चीज है। राइट टू एजुकेशन, अगर आप एजुकेटेड नहीं बनोगे तो हमेशा सरकार पे डिपेंडेंट रहोगे, हमेशा ये मजदूरी करते रहोगे और सरकारी अनाज खाते रहोगे आप।
तो आपको एजुकेशन मिले ये बहुत जरूरी है, तो वो भी सरकार लाई, एज अ कानून लाई। ठीक है। ट्राइबल एम्पावरमेंट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, जिससे फॉरेस्ट डवेलर्स को राइट्स दिए गए कि उनको ऐसे ही कोई नहीं हटा देगा, उसका प्रॉपर प्रोसेस होगा। हमने ये नहीं कहा कि ट्राइबल्स को कोई नहीं हटा सकता फॉरेस्ट से, बिल्कुल हटा सकते हो आप, लेकिन एक तरीका होगा। उनके राइट्स को आप इंश्योर करोगे, उनका रिहैबिलिटेशन प्रॉपर तरीके से होगा, उसके बाद ही आप उनको कहीं और रिलोकेट कर पाओगे। ठीक है ना, प्रॉपर आपको एम्यूनिटीज वगैरह देनी पड़ेंगी। एंड सरकार में आप किस किस को रोकोगे? इतने लोग करप्शन करते हैं, क्या हर किसी की कंप्लेन लेके जाओगे प्रधानमंत्री के पास? प्रैक्टिकल नहीं है ना। तो प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होती है? क्या पूरे सिस्टम को खोल दो, आप एक कानून बना दो कि जो भी सरकारी अफसर है, उसको कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट है, उसमें देश का कोई भी नागरिक आके सवाल पूछ लो, उसको लिखित में जवाब देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब लोगों को रियलाइज नहीं होता है कितनी बड़ी बात है ये। मतलब सरकारी अफसर सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, उनको तुम एक 10 रुपए की आरटीआई लगा के डाल दो, उसको लिखित में देना पड़ेगा, लिखित में, और नहीं देगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। फिर ये कानून में लिखा है, आती सरकार ये कानून लाई थी। इससे क्या होगा? इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी ना सिस्टम के अंदर। जब ऊपर बैठा बंदा चोर नहीं है तो कोशिश करेगा नीचे कोई भी चोरी ना करे। ऐसे सिस्टम को रिफॉर्म किया जाता है। ये नहीं कि मैं बैठा हूं, मेरे पास आओ और मैं मूवी की तरीके से आपका फैसला करूंगा, मेरे को कंप्लेन करो, मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा सब लोगों को। ऐसे नहीं होता भाई। लेकिन ग्राउंड लेवल चैलेंजेस क्या, कि अपने राइट्स बेस्ड अप्रोच आप लाए, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में हमेशा से दिक्कत रही है, हमेशा दिक्कत रहेगी। तो आप उस चीज को इंप्रूव करते रहो। जैसे कि हम 2008-9 में क्या लाए थे? आधार लाए थे, ताकि जो पिल्फरेजेस होती हैं, लीकेजेस होती हैं सिस्टम की, वो खत्म हो जाए। ठीक है। दूसरा, 2013 1 जनवरी 2013 को क्या लाए थे? डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा बंदे के खाते में पैसा हो जाए। तो ये राइट्स बेस्ड अप्रोच थी। इनके साथ में नॉन राइट्स बेस्ड अप्रोच भी थी, जिसमें आप आधार का एग्जांपल लिख सकते हो और डीबीटी का एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है। तो जबकि राइट्स बेस्ड, क्योंकि क्वेश्चन राइट्स बेस्ड वेलफेयर स्कीम के ऊपर है, वेलफेयर के ऊपर है, तो राइट बेस्ड लॉज जो होते हैं वो बेजुबा को जुबा देते हैं। लेकिन बाकी आजकल क्या हो रहा है कि लोगों को एक लाभार्थी माना जा रहा है। viewing citizens merely as passive beneficiaries undermines the constitutional right। अगर आप उनको सिर्फ लाभार्थी मान रहे हो लोगों को, मतलब आप उनके अधिकारों को मान ही नहीं रहे। आप ये मान ही नहीं रहे कि ये स्कीम लोगों का अधिकार है। आप ये मान रहे हो तो हमारा मन कर रहा है, हम बड़े दानवीर गण हैं, इसलिए हम लोगों को पैसा दे रहे हैं अपनी जेब से। नेक्स्ट एडिटोरियल एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर है। ठीक है। तो अभी कुछ टाइम पहले एक एडिटोरियल आया था इसके अंदर, जिसमें कहा गया था कि जितनी ओएनजीसी और ऑल इंडिया लिमिटेड हैं, इनको ना सरकार को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए ताकि इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो यहाँ पे फॉर्मर ओएनजीसी के चेयरमैन हैं, इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है अब ये कहते हुए कि ये डिबेट गलत है। ठीक है ना, ये डिबेट गलत है कि हमें इनको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। उन्होंने बताया है कि प्राइवेट सेक्टर अपनी जगह है और पब्लिक सेक्टर अपनी जगह है। प्राइवेट सेक्टर हमेशा सिर्फ वही काम करेगा जहां पे उसको प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है ना, लेकिन देश की एनर्जी सिक्योरिटी को आप सिर्फ प्रॉफिट मोटिव पे तो छोड़ नहीं सकते हो। तो इसीलिए हमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों चीजों की जरूरत है, दोनों तरह की एजेंसीज चाहिए हमें। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मार्केट फोर्सेस ही अकेली नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर सकती हैं, हमें हाइब्रिड अप्रोच चाहिए जिसमें पीएसयूज भी हो एंड प्राइवेट कंपनीज भी हो। तो इन्होंने इसमें 3 सजेशंस दिए हैं कि पहले तो हमें, क्योंकि हम 80-90% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो हमें लोकल डोमेस्टिक अपने सोर्सेज को बढ़ाना चाहिए। जितने भी ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स वगैरह डिस्कवर हुए हैं इंडिया में, हमें वहां से और ज्यादा तेल निकालना चाहिए। दूसरा, इंडिया में स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाने चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हमको बताया था ना क्या होते हैं ये, कि हम इंडिया में ही, ये तो चलो ओवरग्राउंड की फोटो है, इंडिया में ही अंडरग्राउंड हम गुफाएं बनाते हैं एंड उसके अंदर बहुत सारा क्रूड ऑयल रखते हैं, उसको हमेशा वहां पे रखते हैं, ताकि कल को जैसे अब ईरान से तेल नहीं आ पा रहा है, उस इलाके से तेल नहीं आ पा रहा है, तो हम इस तेल को यूज कर पाए। ठीक है। ये हमने कब शुरू किया था? 2004 में हमने कंपनी बनाई थी, ISPRL, इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड। ये 2004 में हमने कंपनी बनाई और ये कंपनी धीरे धीरे करके अलग अलग जगह ये स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स बना रही है। 3 जगह बना चुकी है और भी जगह बना रही है। ठीक है। एंड हमें ब्लेंडिंग इंक्रीज करनी चाहिए। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग कोई गलत चीज नहीं है, बहुत बढ़िया चीज है, बट इंप्लीमेंटेशन में थोड़े टेक्निकल इश्यूज हैं। इथेनॉल क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, पानी के साथ मिल जाता है। पेट्रोल हाइड्रोफोबिक होता है। तो क्योंकि हमारा इंफ्रा बहुत पुराना है, तो इसलिए पेट्रोल पंप्स में अगर उनके कंटेनर में अगर हल्का सा भी पानी गिर जाता है, मॉइस्चर चला जाता है, तो ये सेपरेट हो जाते हैं, ब्लेंडिंग खत्म हो जाती है। दूसरा, क्लोराइड कंटामिनेशन बहुत ज्यादा है, मिलावट बहुत ज्यादा हो रही है पेट्रोल के अंदर, साफ पेट्रोल नहीं आ रहा है ब्लेंडिंग के बाद भी। इसकी वजह से
इसकी वजह से इंजन के पार्ट्स खराब हो रहे हैं। ठीक है, ये इश्यूज हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन एनर्जी एंटरप्राइज में गिव शॉर्ट टर्म बेनिफिशियल, अगर सरकारी कंपनीज को बेच दोगे तो आपको पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा, जितने स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, प्राइवेटाइज करने से पैसा मिल जाएगा, लेकिन इंडिया का स्ट्रैटेजिक कंट्रोल जो है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पे वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो पैसे मिल जाएंगे एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज मोर एफिशिएंट। ठीक है, रिस्क क्या रहेंगे इसमें? रिस्क रहेगा एनर्जी सिक्योरिटी का, क्योंकि प्राइवेट फर्म सिर्फ प्राइवेट प्रॉफिट पे फोकस करती हैं, प्रॉफिट पे फोकस करती हैं। ठीक है, लेकिन जो पीएसयूज होती हैं अगर कभी लॉस भी करना पड़ा तो वो लॉस भी झेल लेती हैं। नेग्लेक्ट ऑफ सोशल गुड्स, सब्सिडाइज पेट्रोल प्राइवेट कंपनी नहीं दे सकती, लेकिन सरकारी कंपनी दे सकती है। कोई बहुत ही दूर दराज का इलाका है, वहां पे पेट्रोल पंप चलाना प्रॉफिटेबल नहीं है, तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी सरकारी है वो अपने पेट्रोल पंप जरूर खोलेगी वहां पे, चाहे उसको लॉस हो रहा हो, लेकिन लोगों को पेट्रोल मिलना चाहिए इसलिए वो जरूर खोलेगी, अनप्रॉफिटेबल रीजन में भी। एंड लॉन्ग टर्म R&D, पीएसयूज इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है ना, बिकॉज उनको पता है कि लॉन्ग टर्म के लिए चीजें जरूरी है। प्राइवेट कंपनी कहेगी यार इससे कोई फायदा वायदा होना नहीं है, तो क्यों इसमें पैसे खर्च करने हैं। तो प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, इमीडिएट थोड़े से ट्विक्स करेगी प्राइवेट कंपनी कि किसी तरह से हमारी सेल्स बढ़ जाए, इसमें थोड़े से और एडिटिव्स डाल दो। लेकिन पीएसयू क्या करेगी, लॉन्ग टर्म देखिए, क्योंकि उसका मोटिव कोई प्रॉफिट है ही नहीं, उसका मोटिव ये है कि आज से 30 साल बाद इंडिया में क्या कौन सा फ्यूल मिलेगा, वो उस हिसाब से रिसर्च करेगी। तो टोटल प्राइवेटाइजेशन की जगह इंडिया को पीएसयू गवर्नेंस को रिफॉर्म करना है, बंद नहीं करना। जस्ट बिकॉज किसी चीज में कोई दिक्कत है इसका ये मतलब नहीं तो उसको बंद कर दो, कोई दिक्कत है उसको इंप्रूव करो, सिंपल।